Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, जल्दी जल्दी सारे लोग आ जाइए, ठीक है भाई। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी क्लास जो होती है वो लाइव क्लास नहीं होती है और हम कहते हैं कि स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर ओन कन्वीनियंस। आपका जहां से मन हो वहां से पढ़िए और अपने हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत ही अवेटेड वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाल दी। हालांकि पेपर की डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है आपको मालूम है बेटा? जनरल स्टडीज। पेपर नंबर 1 में जनरल स्टडीज सबके लिए पेन पॉइंट है बेटा। अंग्रेजी सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब कर लेते हैं, मैथ सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज की एक प्रॉब्लम है। और जनरल स्टडीज का वेटेज कितना है आप जानते हैं ना भाई साहब? 40 आउट ऑफ 100, मतलब कि 100 क्वेश्चन में से 40 तो अकेले जनरल स्टडीज से आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंग्रेजी से आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के मैथ से आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रीजनिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के जीएस से आएंगे और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स करंट अफेयर्स से आएंगे। मतलब करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज मिलाकर के 40 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। और अगर आपको वाकई में अगर एग्जाम में पास होना है और आप चाहते हैं कि आईबी एसीआईओ की आपकी नौकरी लगे तो कम से कम 75%, 75 प्लस मार्क्स आपको 100 में से लाने चाहिए। 100 में से 75 प्लस नंबर आएंगे तब आपकी चांसेस सिलेक्शन की बहुत हाई है। तो उसी तरह से अगर जीएस में आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे, अब मैंने आपके लिए क्या किया है, 10 सेट तैयार किए हैं जिसमें से आज मैं आपको सेट नंबर 1 कराने वाला हूं। टोटल में 10 सेट आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत बढ़िया टॉप लेवल क्वेश्चंस आपके लिए मैंने निकाले हुए हैं। और आईबी एसीआईओ के लिए हर सेट, हर ट्यूसडे को मैं एक सेट आपके लिए लेकर आऊंगा रात 9 बजे। तो हर ट्यूसडे को एक सेट होगा आईबी एसीआईओ का रात 9 बजे। हर थर्सडे को एक सेट होगा रात 9 बजे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो दोनों का हम निकाल के लाए हैं। अब 40 क्वेश्चन करा रहे हैं तो सच बताऊं, अगर 40 में से 30 नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, अगर 30 मार्क्स नहीं आए 40 में, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन में अभी भारी कमी है। तो कम से कम 30 नंबर तो आज लेकर आने ही आपको। तो आपको नंबर कैसे लाने हैं देखिए, आपको क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 40 तक मार्क कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 करके 40 तक मार्क कर लीजिए। सही जवाब पर आप ऐसे करिएगा, गलत जवाब पर ऐसे करिएगा, स्किप पर ऐसे करिएगा, ठीक है। हर सही जवाब जब आप करें तो खुद को 1 मार्क दे दिएगा। हर गलत जवाब के लिए 0.25 निगेटिव दे दीजिएगा, ठीक है। तो सही जवाब का 1 नंबर दीजिएगा, गलत जवाब का 0.25 निगेटिव कर दिएगा। अंत में कैलकुलेट करिएगा। 30 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको तैयारी बहुत बढ़िया है। और अगर 30 नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको और प्रिपरेशन की आवश्यकता है, ठीक है। तो आईबी एसीआईओ प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट नंबर 1 आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए, डिजिटल वेंचर्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। और डिजिटल वेंचर्स पर मात्र 99 रुपए से शुरुआत करें, लक्ष्य तक आपके साथ हम चलेंगे। तो मात्र 99 रुपए में आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो है आपको बहुत ही शानदार टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। आपको जो है बेटा स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस होता है। आप हमारे यहाँ पीवाईक्यू और करंट अफेयर टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यूरेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे कि सपोज करिए आपको
पॉलिटी की तैयारी करनी है तो आप मेरा कैप्सूल कोर्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7800099699 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following is the apex institution for regulating the stock markets in India? भारत में शेयर बाजारों को विनियमित करने वाली शीर्ष संस्थान कौन सी है? सेबी है, आरबीआई है, नाबार्ड है या सिडबी है? जल्दी बताइए हमारे देश में, और आपको फटाफट जवाब देने हैं क्योंकि आईबी में आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर हमारे देश में कौन है? हम सबको मालूम है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर हमारे देश में सेबी है, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये बेटा स्टॉक की पुलिस है, समझ सकते हैं, ये रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस है। हमारे देश में कुछ बहुत फेमस रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, हमारे देश में मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर आईआरडीए है, टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर ट्राई है, और एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो सेबी जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, ये हमारे देश में स्टॉक मार्केट का क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इट वॉज कंडक्टेड इन मेघालय, यह मेघालय में आयोजित किया गया था। इट फोकस्ड ऑन द काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इसका मुख्य ध्यान उग्रवाद रोधी अभियानों पर था। इट वॉज अ नेवल एक्सरसाइज। अब आप देखेंगे कि आईबी में आपके एक सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसके साथ साथ ये हाइब्रिड एमसीक्यू जो है ये भी आते हैं, एसर्शन और स्टेटमेंट वाले भी सब क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा। तो ये है शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति आप सबको मालूम है भैया, ये काउंटर इंसर्जेंसी के लिए होती है। मेघालय में अगर हुई है तो नेवल एक्सरसाइज कैसे हो सकती है? मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो यहां पर गारंटी गलत है, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहां पर गलत ऑप्शन आपको ढूंढना होता है, इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। सो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ये मेघालय में हुई थी, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए थी, लेकिन ये नेवल एक्सरसाइज नहीं बल्कि आर्मी एक्सरसाइज थी। ठीक है, बहुत अच्छे, ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए, एसर्शन है पार्लियामेंट हैज द पावर to amend any part of the constitution. There is no restrictions on the parliament's power to amend the fundamental rights. कथन है संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। उसके अलावा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने पर संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इसको आप देखें तो भैया पहली चीज ये है कि पार्लियामेंट हमारे देश में, पहली चीज ये है कि किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ए तो करेक्ट है, ए तो करेक्ट है, मतलब ए तो करेक्ट ही करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। अरे भैया ऐसा कोई नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू होता है भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम जो मन चाहे वो करोगे। तो रिस्ट्रिक्शन है, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन गलत, मतलब आर जो है वो तो गलत है। तो भैया इसका मतलब ये है हम्म कि यहां पर बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, हाँ जी, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहां पर बेटा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऑब्वियसली एसर्शन क्या है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि भैया वो संसद को यह अधिकार है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करे, कोई समस्या नहीं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अनलिमिटेड पावर्स हैं संसद के पास, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू भी होता है। मतलब अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संविधान ने कोई गलत काम किया है, हर सॉरी संसद ने कोई गलत काम किया है, तो उस कंडीशन पर उस पर रोक लगाई जा सकती है। प्लस बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूलभूत ढांचा है, उसके साथ संशोधन नहीं हो सकता। तो आईबी एसीआईओ के एग्जाम के क्वेश्चंस को इतने हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल एसएससी सीजीएल की तरह एक क्वेश्चन मिलेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, आप खट 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 कर देंगे। हर तरह के क्वेश्चंस यहां पर आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हु वॉज द लीडर ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 से 56? 1855 से 56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भाई साहब, हिस्ट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि हमारे देश में पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी। बहुत सारे ट्राइबल्स ने और बहुत सारे पीजेंट्स ने, मतलब हमारे देश में किसानों ने और आदिवासियों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसमें संथल रिबेलियन बहुत मशहूर है। और संथल रिबेलियन के जो लीडर थे वो थे कान्हू एंड सिद्धू मुर्मू। ठीक है, बिल्कुल सही है। कान्हू और सिद्धू, ये दोनों इसके लीडर्स हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, कान्हू एंड सिद्धू। हाँ जी, कान्हू एंड सिद्धू मुर्मू लेड द संथल रिप्राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन एंड द मनी लेंडर्स। अंग्रेज क्या करते थे ना बेटा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते थे कि जो हमारे ट्राइबल थे उनके लैंड्स को वो एक्वायर कर लेते थे और प्लस वहां पर व्यापार करते थे। ट्राइबल लोग जो होते हैं उनके लिए जंगल ही उनका जीवन है, वही उनका लाइवलीहुड है, वहीं से वो पैसा कमाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। और अंग्रेज उनके कल्चर्स के साथ भी छेड़छाड़ करते थे, प्लस उनके जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनसे भी उन्हें जो है वंचित रखते थे, जिसके चक्कर में विरोध होता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कान्हू और सिद्धू मुर्मू। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज नेस्डा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। भारत की राष्ट्रीय ई शासन सेवा वितरण मूल्यांकन नेस्डा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इट एक्सेसेस ई गवर्नेंस अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ये राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस का मूल्यांकन करता है। इट इज कंडक्टेड एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। तो बेटा हमारे देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी क्या करती है, वो ई गवर्नेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जो होता है ना गवर्नेंस, ठीक है, तो उसके लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को असेसमेंट करने के लिए हमारे देश में नेस्डा बनाया गया है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। इसकी रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। तीसरा हो नहीं सकता, एलिमिनेशन मेथड मैंने लगा दिया। और देखिए यहां पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। मैं आपसे गारंटी बता रहा हूं सबसे आसान क्वेश्चन ये होते हैं, क्योंकि यहां पर आपको गलत ढूंढना है। गलत ढूंढते ही आपका आंसर अपने आप ही सामने आ जाता है। देखिए हो सकता है कि आपको 3 में से 2 स्टेटमेंट नहीं आते थे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल में एक बार आती है, बाइनियल होती है। ठीक है, तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? देखो भाई, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हमारे देश में बच्चों, चाहे जो जज है ना, हमारे देश के जो जज होते हैं, चाहे बेटा वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो और चाहे हाई कोर्ट के जज हो, प्लीज कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट देश में एक होती है तो उसके जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब हाई कोर्ट्स राज्यों में होती हैं और राज्यों का प्रमुख गवर्नर होता है तो गवर्नर करेगा। बिल्कुल गलत है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, उसके जजेस की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति महोदय, महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोलेजियम सिस्टम। एक कोलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है, उसके रिकमेंडेशंस पर होते हैं। कोलेजियम सिस्टम के साथ साथ राष्ट्रपति कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कई लोगों से। लेकिन कोलेजियम सिस्टम जो होता है उसकी रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती है।
कोलेजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये रिकमेंडेशन देते हैं। ये वही वाली बात है कि आपके माँ बाप ने कहा कि हम आपकी लव मैरिज के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको लव किससे करना है उसका ऑप्शन हम आपको देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कहने को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो कोलेजियम सिस्टम कहेगा वही आपको पालन करना पड़ेगा। तो आपके पास कोई खास ऑप्शन उस मामले में होता नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज पोर्टल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ये वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। इसे आवासन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इट ऑफर्स डायरेक्ट लेंडिंग वाया गवर्नमेंट बैंक्स। यह सरकारी बैंकों के माध्यम से सीधे ऋण प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, पीएम सूरज पोर्टल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हमारे देश में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, मतलब जो वंचित हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको सरकार जो है क्रेडिट सपोर्ट देती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर सी बात है इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा नहीं लाया जाता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस द्वारा चलाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, एलिमिनेशन मेथड मैंने लगा दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भैया ऐसे मामले में सरकारी बैंक ही मदद करेंगे, प्राइवेट बैंक तो पैसा देने से रहे, आप भी जानते हैं। तो प्राइवेट बैंक तो भाई पैसा देने से रहे। ठीक है, प्राइवेट बैंक तो भैया ऐसे मामलों में पैसे दे नहीं सकते। तो ये मिनिस्ट्री जो है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से है, ना कि हाउसिंग मिनिस्ट्री से। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूजुअली ओरिजिनेट ओवर लैंड। लैंड प्रोवाइड्स ग्रेटर मॉइस्चर देन ओशियंस। उच्च उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर भूमि पर उत्पन्न होते हैं। भूमि महासागरों की तुलना में अधिक नमी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या बढ़िया। हाँ जी। भाई, पहली चीज, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन देखो बेटा क्या होता है कि जब किसी लो प्रेशर एरिया के आसपास हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाए। तो जब किसी लो प्रेशर के आसपास हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है, तो वो लो प्रेशर एरिया पर बहुत तेजी से एक सर्कुलर स्पाइरल मूवमेंट होता है एयर का, उसे हम चक्रवात कहते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं बेटा वो लैंड के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर होते हैं। मतलब ए तो गलत ही गलत है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। लो, तीनों स्टेटमेंट कट गए अपने आप ही। दूसरी चीज है, लैंड प्रोवाइड्स ग्रेटर मॉइस्चर देन ओशियन। कैसे हो सकता है बेटा? समुद्र से ज्यादा मॉइस्चर लैंड पे कैसे होगा? ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, अपने आप ही आंसर सामने आ गया, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है समुद्र के ऊपर होते हैं, और प्लस दूसरी चीज, जो मॉइस्चर है वो समुद्र पर ज्यादा और लैंड पर कम मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, विच मुगल एम्परर इशूड फरमान ग्रांटिंग ट्रेडिंग राइट्स टू द ब्रिटिश इन 1717। किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार के अधिकार देने वाला फरमान जारी किया था? अरे यार, लल्लू छाप क्वेश्चन। भाई, लल्लू छाप क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करते थे। ठीक है, और हुआ यह कि अंग्रेज जो हैं वो राजाओं को इसके बदले में टैक्स देते थे। सन 1707 में क्या होता है, जब मुगल बादशाह औरंगजेब मर जाते हैं, तो अंग्रेजों को मालूम था कि पावरफुल मुगलों का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। तो एक राजा हुआ करते थे फर्रुख सियार, उन्होंने अंग्रेजों से कहा टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अंग्रेजों ने कहा कि योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, हम अब आपको टैक्स नहीं दे पाएगा। तो फर्रुख सियार ने कहा टैक्स नहीं दोगे तो हम भारत से तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा साहब वो बात तो ठीक है, एक बार चल के फोर्ट विलियम्स में, फोर्ट सेंट जॉर्ज में हमारी तैयारी तो देख लो। जब राजा वहां गए तो राजा साहब के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, वहां पर पूरा हथियारों का जखीरा था।
अब अंग्रेजों ने कहा राजा साहब देखो दो ऑप्शन है, पहला है कि आप चुपचाप जो है राजा बने रहो और जो हम कह रहे हैं वो करो तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप चू चपड़ करेंगे तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे और उसके बाद आप हमसे कोई रहम की उम्मीद मत रखिएगा। तो मुगल बादशाह हुआ करते थे फर्रुख सियार साहब, उन्होंने जो है बिना किसी लड़ाई के अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया और बंगाल में उन्हें टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दी 1717 में एक फरमान जारी करके। ठीक है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, क्या बात है, उज्जैन शहर बहुत ही मशहूर महाकाल की नगरी है भाई साहब उज्जैन, बहुत ही ज्यादा मशहूर, आपकी जल्दी बताइएगा। तो कौन सी नदी जो है वो उज्जैन शहर से बहती है? ठीक है, उज्जैन की बात करें तो आप जानते हैं यहां पर भाई साहब हमारा महाकुंभ भी लगता है। महाकुंभ आप जानते हैं इलाहाबाद में लगता है, गंगा नदी के किनारे पर आपका हरिद्वार में लगता है, गंगा नदी के किनारे पर नासिक में लगता है, गोदावरी नदी के किनारे पर, और आपका उज्जैन में लगता है जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर है। शिप्रा, हाँ जी। चंबल नदी के किनारे पर आपको राजस्थान का बहुत ही फेमस कोटा शहर मिलेगा। नर्मदा नदी के शहर किनारे पर आपको मध्य प्रदेश में जबलपुर, गुजरात में वडोदरा शहर मिलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिप्रा इज द राइट नाम है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन, क्या बात है। भारत के चंद्रयान 4 मिशन के बारे में निम्नलिखित विचार करें। इट इन्वॉल्व अ सैंपल रिटर्न मिशन, इसमें सैंपल वापस लाने का मिशन शामिल था। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इट वॉज इंडिया फर्स्ट क्रूड लूनर मिशन, यह भारत का पहला मानव युक्त चंद्र अभियान था। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहली चीज, भारत ने आज तक मानव को इस मून पर नहीं भेजा और अभी कोई प्लान भी नहीं है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो यहां हो ही नहीं सकता। ये देखिए अपने आप ही सब चले गए बाहर। राइट आंसर जो है वो 1 और 2 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, अब देखिए भाई साहब क्या बात है, फिर से असर्शन और रीजन आ गया है। मैंग्रोव्स ग्रो इन सलाइन कोस्टल रीजन्स, दे रिक्वायर फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। मैंग्रोव खारे समुद्री क्षेत्रों में उगते हैं, इन्हें जीवित रहने के लिए मीठे पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पहली चीज ये है कि आप जो है आप कभी सुंदरबन वाला एरिया देखिएगा। सुंदरबन का एरिया क्या है आप जानते हैं, यहां पर जहां पर गंगा और ये देखिएगा ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है, यहां पर डेल्टा बनता है सुंदरबन। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है बच्चों, है ना, हाँ जी, बहुत ही फेमस। और आपको मालूम है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जिनमें जो कि टाइडल रेजिस्टेंट फॉरेस्ट होते हैं बेटा, ये इतने ज्यादा मजबूत पेड़ होते हैं कि चाहे सुनामी आ जाए बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पेड़ नहीं गिरते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। जड़ें मजबूत क्यों होती है कि नमक जो है स्वीप होकर के इनकी जड़ों में आता है, बिल्कुल वो रॉक सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये खारे पानी में उगते हैं, बिल्कुल सही है, ये कोस्टल लैंडफॉर्म का चीज है। और इन्हें जीवित रहने के लिए भैया खारा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता है। मतलब आर तो सही हो ही नहीं सकता। ये दोनों तक गए, ये भी गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल सही है, ए सही है और आर यहां पर गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंग्रोव्स जो है सलाइन कोस्टल रीजन्स में होते हैं, उन्हें फ्रेश वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स इन 2024 रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटका, जल्दी बताइएगा। तो एक्सपोर्ट के लिए कौन सा राज्य सबसे ज्यादा रेडी है? ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है भैया, जहां पर बिजनेस सबसे ज्यादा होता है हमारे देश में, जिसे हम कहते हैं गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। गुजरात टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स। तो एक तो गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, प्लस जो सरकारी पॉलिसीज हैं वो भी उसको काफी प्रमोट करती हैं। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट,
हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? हा 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 हा। हिस्ट्री का बड़ा आसान क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत सन 1875 में की गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे हमेशा, गो बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों में वापस जाओ। मतलब उनका कहना था कि वेद ही पवित्र है, वेदों से ज्यादा पवित्र कुछ भी चीज नहीं होती है। और इन्होंने जो है एक और चीज की थी, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज दक्ष एआई सिस्टम। 2025 में शुरू की गई भारत की दक्ष एआई प्रणाली के बारे में निम्नलिखित विचार करिए। इस असिस्ट जजेस विद लीगल रिसर्च। यह न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता करती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन, इसे चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इट कैन जनरेट केस समरीज, ये मामले की संक्षिप्त जानकारी उत्पन्न कर सकती है। बेटा, ये दक्ष एआई जो है ना, बहुत शानदार है। दक्ष एआई हमारे देश में बनाया गया है लीगल एनालिसिस करने के लिए। तो होता क्या है कि लीगल पेपर्स हमारे देश में बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीट्स होती हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो उनको एनालाइज करने के लिए दक्ष एआई बनाया गया है। बहुत बढ़िया सिस्टम है दक्ष एआई। ठीक है, हाँ जी, और इसे लीगल पेपर्स को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। ये सही है, ये सही है। इसे बेटा इलेक्शन कमीशन ने नहीं, बल्कि एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर के बनाया है। ठीक है, तो इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला और तीसरा यहां पर बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? 352, 365, 356, 360। भाई, आपको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो होते हैं, वो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट की रिपोर्ट पर जो है वो क्या लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 356 पे लगाई जाती है। दो कारण से लगाया जा सकता है। पहला यह है कि जो कोई राज्य है वो संविधान के तहत कार्य नहीं कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि राज्य जो है वो केंद्र के डायरेक्टिव्स का पालन नहीं कर रहा है। तो भाई साहब, आप राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और हमारे देश में 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था, और मैक्सिमम टाइम्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज लॉन्च अंडर द विकसित भारत संकल्प यात्रा इन 2024-25? 2024-25 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था? निपुण भारत पोर्टल, पीएम सूरज स्कीम, या उड़ान 5.3 इनिशिएटिव? वन कौन सा सही है, जल्दी बताइएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024-25 में इनमें से क्या क्या शुरू किया गया है? तो मुझे मालूम है कि उड़ान, जिसे आप कहते हैं ना उड़े देश का आम नागरिक, ये इसमें शामिल नहीं है। निपुण भारत शामिल है, पीएम सूरज शामिल है। ए इज द राइट आंसर, 1 and 2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये शामिल है, पीएम सूरज शामिल है। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ लिंकिंग 5.3 इनिशिएटिव टू दिस कैंपेन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 6 क्लासिकल स्कूल दर्शनास ऑफ इंडियन फिलोसफी? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में शामिल है? न्याय, वैशिका, या चरवाका? ठीक है, जल्दी बताइएगा। क्लासिकल स्कूल्स है ना बेटा, इंडियन फिलोसफी के आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो न्याय है, वैशिका है, या चरवाक है? मुझे मालूम है कि बेटा जो है दर्शना ऑफ इंडियन फिलोसफी आस्तिक, हाँ जी, आस्तिक दर्शनों में। तो आपको मालूम है चरवाका जो है ये नास्तिक दर्शनों में है, मतलब तीसरा नहीं हो सकता।
ए इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चरवाक जो है ये नास्तिक है, ठीक है, हाँ जी। न्याय वैशिका और ऑर्थोडॉक्स स्कूल, चरवाक इज अ हेट्रोडॉक्स नस्तिका सिस्टम, ठीक है, हाँ जी का, ठीक है, हाँ जी। तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं और हेट्रोडॉक्स होते हैं, बहुत बढ़िया। हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवक डोकोविक, डैनियल मेडवेडेव, कार्लोस एल्कराज या जैनिक सिनर? जल्दी बताइए किसने जो है बेटा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है? आपको मालूम है कि टेनिस की दुनिया में ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स, हाँ जी। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन, और फिर होता है आपका यूएस ओपन। ये साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। खासियत क्या होती है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हाँ जी। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कार्पेट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है लाल बजरी, रोलैंड गैरोस, ये रेड क्ले पे खेला जाता है। विंबलडन घास पे खेला जाता है। और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट, ठीक है, हार्ड कोर्ट होता है, उस पे खेला जाता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने जो है इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का सिंगल जीता है। और इन्होंने जो है बेटा डैनियल मेडवेडेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है, सबसे अच्छी खासियत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज डुअल सिटीजनशिप, आहा हा हा हा, इंडियन सिटीजन्स कैन साइमल्टेनियसली होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इनका कहना है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज डुअल सिटीजनशिप। हम सबको मालूम है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। भारत में भैया सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, हम सब जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत में जम्मू कश्मीर में पहले डुअल सिटीजनशिप हुआ करती थी, अब वो भी खत्म हो गई है। तो भारत में इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजन कैन साइमल्टेनियसली होल्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल नहीं, 500% नहीं। भारत में अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, जिसमें एमएफ हुसैन शामिल हो गए, ठीक है, उन्होंने कतर की सिटीजनशिप ले ली थी। अभी आपने देखा होगा इस्लामिक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जाकिर नायक, उन्होंने मलेशियन सिटीजनशिप ली तो भारत की नागरिकता चली गई, तो आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो दोनों गलत है, ए भी फॉल्स है, आर भी फॉल्स है, राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हम्म। Which Indian state won the UN Award for Best Climate Resilience Program in 2025? 2025 में सर्वश्रेष्ठ जलवायु लचीलापन कार्यक्रम के लिए किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया, हाँ जी। केरला, सिक्किम, गुजरात या उड़ीसा? तो बेस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम जो है बच्चों वो यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड उड़ीसा ने जीता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर डी हो जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। भारत की अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बारे में लिखित विचार करिए। इट रिप्लेसेस सर्व, ये सर्व का स्थान लेता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इट ओनली फंड्स साइंटिफिक रिसर्च, ये केवल जो है वैज्ञानिक अनुसंधान को ही निधि देता है, हाँ जी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हाँ जी। तो पहली चीज ये है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च को नहीं बल्कि बाकियों को भी देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट आंसर ए हो गया, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑफ इंडियन प्रेस, निम्नलिखित में किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भाई एक हमारे गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने कहा कि भैया 1835 में उन्होंने कहा कि भाई प्रेस होने का फायदा क्या है। मतलब हमारे देश में अंग्रेज क्या करते थे, प्रेस पर प्रतिबंध लगाते थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो प्रेस होने का कोई फायदा ही नहीं है, प्रेस को हमेशा आजाद रहना चाहिए।
और इसके लिए उन्होंने प्रेस को लिबरेट किया था, जो थे हमारे चार्ल्स मेटकाल्फ। इन्होंने 1835 में लिबरेटर ऑफ प्रेस इन्हें कहा जाता है भारत में, ठीक है। हाँ जी, भारत में ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस। बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज कंडक्टेड द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार इन 2025? 2025 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार किन दो देशों के बीच हुआ? इंडिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन। ठीक है, हाँ जी, शेख जायद हमेशा मशहूर है बेटा, इंडिया एंड यूएई। तो इंडिया और यूएई के बीच हुआ है। जायद तलवार वाज अ बायलैटरल नेवल ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड द यूएई। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स। भारत की डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब के बारे में निम्नलिखित में विचार करिए। इट एम्स टू सपोर्ट एआई, क्वांटम एंड सेमीकंडक्टर आर&डी। इट इज हेडेड बाय नीति आयोग। इट इन्वॉल्व्स पार्टनरशिप विद स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। तो बेटा पहली चीज ये है, इट इज नॉट हेडेड बाय नीति आयोग, मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो गया। राइट आंसर जो होगा 1 एंड 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फ्यूचर लैब्स, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स, ये जो है नॉट हेडेड बाय नीति आयोग, इट इज हेडेड बाय माइटी। माइटी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Which of the following has been appointed as the host city for COP30 in 2025? बेटा ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। COP30 2025 में कहां होगा? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। रियो डी जेनेरियो, दुबई, न्यूयॉर्क या बेलेम? हाँ जी, तो COP30 मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मीटिंग बेलेम सिटी में होगी, जो कि आपका ब्राजील में स्थित है। बेलेम सिटी इन ब्राजील। ठीक है, तो ये बेसिकली COP30 का इस बार मेन फोकस रहेगा अमेजोन रीजन के कंजर्वेशन का। तो अमेजोन के फॉरेस्ट में आप देखते हैं बहुत आग वगैरह लग चुकी है और काफी ज्यादा वहां पर लॉस हो चुका है, तो उसका कंजर्वेशन कैसे हो। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन विच सिटी? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू की गई? मुंबई, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टनम? देखो भाई, भारत की पहली मेट्रो आई थी सन 1984 में कोलकाता में। तो भारत का पहला जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, जो पानी के अंदर है, अंडर वाटर, वो भी कोलकाता में आया 2024 में, हुगली नदी के नीचे, ठीक है। हाँ जी, 2000, हाँ जी 24 में आया हुगली नदी के नीचे। हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अजीत डोवाल, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमन? क्या बात है, जल्दी बताइए, भारत के करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस समय कौन है? करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी, ये तो सबको मालूम है यार, एस जयशंकर साहब। ठीक है, एस जयशंकर साहब सबको मालूम है, करंट हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। देखो भाई, आपको मालूम होना चाहिए यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। तो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट जो है बेटा बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या ए आर आर जो है, क्या वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 में बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से चुने जाते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है यहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े टेढ़े होते हैं भैया, हाँ जी, आसानी से सॉल्व नहीं होते। कंसिडर द रिसेंट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। भारत में आयोजित हाल के G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कथनों विचार करें। इंडिया होस्टेड द समिट इन न्यू दिल्ली। भारत ने दिल्ली में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। द थीम वाज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इट अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन कमिटिंग क्लाइमेट एक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो G20 समिट भारत में हुई थी 2023 में, हम सबको मालूम है कहां पे हुई थी, दिल्ली में, प्रगति मैदान पर, भारत मंडपम में, बिल्कुल सही है।
दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्या बात है, राइट ऑप्शन डी होगा, इसे हम कहते हैं सरकारी ऑप्शन, सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सारे के सारे सही हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू इंडिया, इट कनेक्ट्स द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पासिंग वाया इंडिया। प्राइम मेरिडियन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ग्रीनविच, जहां से बेटा जो है जीएमटी निकाला जाता है। हाँ जी, प्राइम मेरिडियन जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। और भारत तो भैया अर्थ में यहां पर आता है, तो प्राइम मेरिडियन भारत, ये देखो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन पासिंग इंडिया से निकल रहा है, ये गलत है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। पास थ्रू इंडिया ये भी गलत है, तो दोनों गलत है, ए भी फॉल्स है और आर भी फॉल्स है। जो प्राइम मेरिडियन है बेटा वो ग्रीनविच से निकलता है, ठीक है, हाँ जी, ग्रीनविच से, नियर लंदन। और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसीलिए जो जगह ईस्ट होती है वहां समय प्लस होता है, जो वेस्ट होती है वो माइनस होता है। तो भारत जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, ठीक है, हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के बारे में निम्नलिखित विचार करिए। इट डिक्लेयर्ड इराडिकेशन ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस ग्लोबली इन 2024 ने 2024 में वैश्विक स्तर पर जंगली पोलियो वायरस का उन्मूलन घोषित किया है। इट रिकमेंडेड बूस्टर डोजेस फॉर कोविड 19 इन 2025, इसने 2025 में कोविड 19 के बूस्टर डोज की अनुशंसा की। इट इश्यूज ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन अपडेट, इसने वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को अपडेट किया। डब्ल्यूएचओ का डिक्लेरेशन, हाँ जी, बूस्टर डोजेस कोविड 19 की 2025 में कहां से आ गई भैया, वो तो बहुत पहले आ गई थी, तो दूसरा तो गया यहां बाहर। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर सी है, ठीक है, हाँ जी। विच प्लैनेट्स ऑर्बिटल मिशन बाय इसरोज प्लान्ड फॉर लॉन्च इन 2026 इज नेम्ड आदित्य L3। इसरो द्वारा 2026 लॉन्च किए जाने वाले कौन सी ग्रही कक्षीय मिशन का नाम आदित्य L3 है, विचार करें, जल्दी बताइए। हाँ जी, सबको मालूम है आदित्य L3 इज अ सोलर मिशन, ठीक है, हाँ जी, ये सोलर मिशन है, सन मिशन है, जो कि इसरो का है, बिल्कुल सही है, सोलर मिशन है बच्चों ये, ठीक है, आदित्य। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट द पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च रिसेंटली, हाल में शुरू गई पीएम सूर्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। इट एम्स टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इट ऑफर्स 100% सब्सिडी फॉर ऑल इंस्टॉलेशन, सभी स्थापना पर 100% सब्सिडी प्रदान करता है। प्रमोट सेल्फ रिलायंस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छी बात है पीएम सूर्योदय, लेकिन भैया कोई स्कीम ऐसी नहीं है जहां पर हर जगह पर 100% आपको सब्सिडी मिल जाएगी, तो भाई सरकार कमाएगी कहां से, तो दूसरा स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। पीएम सूर्योदय, ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल 1 करोड़ घरों में, सेल्फ रिलायंस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर 40 का आपका हो जाएगा सी। तो भैया ये हो गया हमारा डन, आपका पहला सेट। अब जल्दी से अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए और मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कोई डाउट हो तो भी बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो और भी कुछ पूछना है, तो 7800099699 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, हम आपके जवाबों को सवालों को सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि डिजिटल वेंचर्स हमें क्यों ज्वाइन करना है, कि डिजिटल वेंचर्स आपको जो है बेटा ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यू कैन स्टडी एनी टाइम एनी वेयर एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। यहाँ पर टॉप क्लास टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं आपको। यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सीरीज सिर्फ राइट और रॉन्ग में नहीं बल्कि कंप्लीट एनालिसिस के साथ मिलती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पर आप पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हम और डॉक्टर अमित सिसोदिया द्वारा आपको कंप्लीट 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है। ये हमारे हैंडल्स हैं, ठीक है, इन सब के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। ये इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब है, ये टेलीग्राम है, ये फेसबुक है और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है।
7800099699 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए। इसके साथ साथ डिजिटल वेंचर्स की ऐप इसको डाउनलोड करिए, अभी हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड्रॉयड पर अभी हमने, एप्पल पर, आईओएस पर इसे लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही लॉन्च करेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा मोस्ट अवेटेड जो एआई स्टडी प्लानर है वो भी आप लोगों के लिए जल्दी लाइव कर दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम बच्चों। थैंक यू।